हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नए सब्जेक्ट, नए विषय को स्टार्ट कर रहे हैं और वह है आप लोगों के लिए एक सरप्राइजिंग, यानी कि 11वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। जो भी बच्चे इस बार मैट्रिक करके 11वीं क्लास में आए हैं तो उसको तैयारी करने के लिए किसी प्रकार का टेंशन उसको नहीं लेनी है, किसी प्रकार की परेशानी उसको नहीं होने वाली है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का एक एक करके अच्छी तरह से आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमिक्स हो, यानी कि जो भी आप यानी कि सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं उसको यहाँ पर अच्छी तरह से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल में अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करने लेनी है, ताकि आपको सारा चीज ये आसानी से मिल जाएगा। इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। सारा कुछ आपको यहाँ पर फ्री में दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, ध्यान रखें, सारा कुछ यहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। किसी प्रकार की यहाँ पर फी आपसे नहीं ली जाएगी। ठीक है, और उसके बाद प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि फ्री में पढ़ाया जाएगा तो जैसे तैसे पढ़ाया जाएगा, वैसा कुछ नहीं है। ये आपका भविष्य हमारे हाथों में है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसको बेहतर से बेहतर घिसने का, बेहतर से बेहतर चमकाने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं इसी कड़ी में। ये आपका पहला सब्जेक्ट है, पहला विषय है, और यह है आपका भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। और काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और कंसेप्ट वाला विषय है। डरिएगा नहीं, बहुत अच्छी तरह से मैप यानी कि मानचित्र के साथ और बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको पढ़ाया जाएगा। जब भी आप कहीं पर भी तैयारी करेंगे तो ये इस चैप्टर को यानी कि 11वीं क्लास का दोबारा आपको कहीं पर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, अगर कोई 12वीं का भी बच्चा देख रहा है तो उससे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी जरूर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेसिक्स को हम यहाँ पर आपको समझाएंगे, बहुत सारे ऐसे नए नए शब्दों को समझाएंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक, तो आपको भी देखना है, ताकि आपका 12वीं क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वहां पर आपको ये आसानी कर देगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका है ज्योग्राफी, है ना, यानी कि भूगोल। किस क्लास का? 11वीं क्लास का चैप्टर है, पहला चैप्टर है, और उसका नाम है भारत स्थिति, यानी कि भारत का सिचुएशन, स्थिति बोलेंगे इसको। मान लीजिए आप क्लास में पढ़ने जाते हैं तो आप कहीं ना कहीं बैठते हैं ना, मान लीजिए क्लास के आप बीच में बैठते हैं, तो हम आपके बारे में क्या बोलते हैं, ये बच्चा कहां पर बैठा हुआ है, तो बोलेंगे ये बच्चा क्लासरूम के बीच में बैठा हुआ है। तो ये हो गया आपका स्थिति यानी कि आपका सिचुएशन। इसी प्रकार से हम भारत के बारे में जानेंगे कि इस दुनिया में भारत का सिचुएशन कहां है, भारत स्थित कहां पर है, कहां पर मौजूद है, और किस प्रकार से क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था इसकी खोज के लिए और वो पहुंच गया वेस्ट इंडीज। फिर बाद में जाकर के वास्को डिगामा भारत पहुंचा, केरल का कालीकट बंदरगाह। तो किस प्रकार से इसका खोज किया, फिर बाद में अक्षांश और देशांतर रेखाओं की खोज हुई, फिर उसके बाद दिशा सूचक यंत्र, जिससे दिशा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ये सब का पता लगाया गया, और उसके आधार पर सारे देशों का एक लोकेशन बना, एक क्या बना, स्थिति बनी। तो इन सारे चीजों को इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि भारत की स्थिति में भारत कहां पर आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है या दक्षिणी गोलार्ध में आता है, भारत का विस्तार कैसा है, भारत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इन सब चीजों को इस चैप्टर में पढ़ेंगे और बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हम आपको बताएंगे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, है ना। इस चैप्टर में 2 से 3 ट्रिक आपको बताया जाएगा, आगे हर जगह आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, टेंशन आपको नहीं लेनी है। चले शुरू करते हैं आज के सेशन को, है ना। तो क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में पहले देख लेते हैं। इस चैप्टर के टॉपिक कौन कौन चीज है ना। तो पहला परिचय जानेंगे। परिचय मतलब इसमें हम लोग बच्चों देखेंगे ध्यान से, इसमें हम लोग देखेंगे कि भूगोल क्या होता है, भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, भूगोल का जनक कौन है, आधुनिक मानव भूगोल का जनक कौन है, और इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स है, इन सारी चीजों को देख लेंगे। यानी कि यहां पर हम लोग देखेंगे तथ्यों को, फैक्ट्स को। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से कंसेप्ट आपका शुरू होगा। सबसे पहला देखेंगे भारत का स्थिति, भारत का सिचुएशन देखेंगे, भारत का लोकेशन देखेंगे यहां पर। ठीक, फिर आगे तीसरा टॉपिक होगा भारत का आकार। भारत का आकार मतलब भारत का क्षेत्रफल कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कितना है, सबसे उत्तरतम बिंदु कितना है, कौन सा है ना, इंदिरा पॉइंट कहां पर है, लक्षद्वीप कहां पर है, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहां पर है, भारत के कितने राज्य है, कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश है, ये सबको यहां पर जानेंगे। आकार में क्षेत्रफल को भी जानेंगे इसी में। भारत एवं उसके पड़ोसी देश, फिर हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में देखेंगे भारत के पड़ोसी देशों को। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, श्रीलंका कहां पर है, उसका लोकेशन कहां पर है, भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है, फिर भारत और मालदीव के बीच देखेंगे मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, जीरो लाइन, ये सब रेखा कौन कौन सी जो रेखा है जो भारत को अलग करती है एक देश से दूसरे देश को।
इन सारे चीजों को देखेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी तरह से आप लोग तैयार हो जाइए, है ना, सारा कुछ यहाँ पर आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलो तो क्या करते हैं बच्चों, हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक, चलो आओ जल्दी से तैयार हो जाओ अच्छी तरह से। आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट भी बना लेंगे, पीडीएफ को देख करके स्क्रीनशॉट खींच करके आप लोग नोट बना लेंगे, ताकि अच्छी तरह से आपकी तैयारी हो जाएगी और ये नोट आपको बहुत काम देने वाला है। ठीक है, चलो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं परिचय, है ना। परिचय को हम लोग देखेंगे अच्छी तरह से, सारा चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना। परिचय यानी कि इसका इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, है ना। तो परिचय में सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है, जो सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, भूगोल, है ना, भूगोल। यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ज्योग्राफी, ध्यान रखेंगे, ज्योग्राफी, है ना। तो सबसे पहला यहाँ पर बात आता है कि इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था, इरेटोस्थनीज। तो ये पॉइंट हो गया पहला नंबर, ये याद रखना है आपको। दूसरा, इरेटोस्थनीज कहाँ का रहने वाला था, तो ये यूनान का रहने वाला था, ये दूसरा पॉइंट है। यूनान कहाँ पर है, यूनान एक यूरोप का देश है जिसका नाम बदल करके वर्तमान में ग्रीस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, ग्रीस कर दिया गया है। और इसकी राजधानी कहाँ पर है, तो यूनान या फिर ग्रीस की राजधानी है एथेंस। सुने हैं नाम एथेंस, बहुत सुने होंगे। वहां पर ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी सबसे पहले, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ग्रीस एक जो देश, ये नाम अभी इसका ग्रीस है, इसका नाम जो है यहाँ पर एक भाषा चलती थी पहले, कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा। कौन सी भाषा बच्चों, ग्रीक भाषा। तो ध्यान रखेंगे, ये विद्वान कहाँ का रहने वाला था, यूनान का। यूनान में कौन सी भाषाएं चलती थी, ग्रीक भाषा। तो ये शब्द कौन सा भाषा का हुआ, तो ये शब्द ज्योग्राफी जो शब्द हुआ, ये ग्रीक भाषा का शब्द हुआ। ध्यान रखेंगे, ये आपको पहले पॉइंट याद रखना है। आगे बात करते हैं, ये तो हो गया इरेटोस्थनीज, इस शब्द का प्रयोग करने वाला। भूगोल का जनक कौन है, फादर ऑफ ज्योग्राफी कौन है। अगर आपको पिता पूछे, ज्योग्राफी का पिता कौन है, तो बोलेंगे हिकेटियस। कौन है बच्चों, हिकेटियस। याद रहेगा ना, जान पहचान लग रहा है, लगता है क्या, हिकेटियस। ये हो गया आपका हिकेटियस। और याद रखेंगे, हिकेटियस ने एक पुस्तक लिखी है, इसके पुस्तक का नाम है जस पीरियड्स, है ना। याद रखेंगे, जस पीरियड्स। ये आपका ये हो गया क्या, ज्योग्राफी का यानी कि भूगोल का जनक, और इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अब ज्योग्राफी शब्द को तोड़ेंगे, यानी कि भूगोल जो शब्द है, ज्योग्राफी जो ग्रीक शब्द से बना है, तो जो ग्रीक शब्द के किससे किससे मिलकर के बना है, तो ये दो शब्द से मिलकर के बना है। एक है आपका जियो, एक है आपका जियो, एक है आपका ग्राफिया। क्या है, एक है ग्राफिया। ठीक, जियो मतलब होता है पृथ्वी। जियो मतलब क्या होता है, पृथ्वी या धरातल। और ग्राफिया मतलब होता है वर्णन करना। किसका वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ज्योग्राफी। अब पृथ्वी में क्या है, धरातल में क्या है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, नदी है, सागर है, महासागर है, द्वीप है, महाद्वीप है। इन सारे चीजों का हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे ज्योग्राफी, इसी को बोलेंगे भूगोल। आया समझ में। चलो आगे बात करते हैं। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, इसके सारे ये पॉइंट्स को देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो परिचय में हमने आपको पहला पॉइंट बताया बच्चों, परिचय में हमने आपको पहला पॉइंट बताया कि भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने किया था। पहला पॉइंट आपको याद रखना है, कहां का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था। यूनान का एक विद्वान था। यूनान का वर्तमान में नाम क्या है, ग्रीस है। यहाँ कौन सी भाषा चलती थी, ग्रीक भाषा चलती थी। ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। पॉइंट याद रखेंगे। अच्छा, ग्रीक भाषा का कौन सा शब्द है, तो ग्रीक भाषा का जो शब्द है वो है आपका ज्योग्राफिया। ज्योग्राफिया में दो टूटेगा तो बनेगा जियो और ग्राफिया बनेगा, है ना। क्या बनेगा, ग्राफिया। तो जियो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया मतलब होता है वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी में जो भी स्वरूप है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, इन सारे चीजों का ही वर्णन करना, अध्ययन करना क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। अगला पॉइंट है, यहां पर हमने इसको तोड़ के दिखाया, ज्योग्राफी यानी कि पृथ्वी और ग्राफिया मतलब कि वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना। अर्थात ज्योग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक, याद रहेगा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं ना, सारा पॉइंट समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं आगे, अगला पॉइंट देखते हैं ना। इस प्रकार से आप लोग प्रॉपर तरीके से स्क्रीनशॉट भी खींच लेंगे और नोट आप लोग को बनाना है बच्चों, ठीक है।
चलो आगे बात करते हैं, भूगोल का जनक किसको बोलते हैं, अभी हमने बताया। तो भूगोल का जो जनक है, फादर ऑफ ज्योग्राफी जो है, वो है आपका हिकेटियस। कौन है? हिकेटियस, याद रहेगा। अच्छा, इसकी एक पुस्तक का नाम हमने बताया जिसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले भूगोल यानी पृथ्वी का सारा अच्छी तरह से वर्णन किया था, ब्यौरा दिया था, इसलिए इसको फादर बोलते हैं। कौन सी पुस्तक है इसका? जस्ट पीरियड्स, है ना, ये याद रखेंगे। भूगोल का वर्णन क्रमबद्ध तरीके से किया था, यानी कि एक अच्छी तरह से क्रम के अनुसार वर्णन किया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, अच्छी तरह से आप लोग जल्दी से सब किसी को शेयर कर देंगे बच्चों। चले आगे बात करते हैं, भूगोल किसको बोलेंगे, भूगोल किसको बोलेंगे, तो ये किसकी शाखा है, हम लोग जो पढ़ते हैं भूगोल को किसके अंतर्गत, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। तो भूगोल सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग प्राकृतिक स्वरूप, पृथ्वी पर उपस्थित प्राकृतिक स्वरूप, प्राकृतिक यानी कि प्रकृति के द्वारा जो चीज बनाया गया है, जो भी आपका चीज है, द्वीप है, महाद्वीप है, वनस्पति है, मिट्टी है, पर्वत, पठार, मैदान, है ना, झील, सागर, महासागर, इन सारे चीजों का अध्ययन करेंगे। और इसमें पाए जाने वाले जो संसाधन है, संसाधन में खनिज संसाधन में आपका लोहा हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा, है ना, ये सब कहाँ कहाँ पर मिलता है, इस प्रकार से इन सब चीज का अध्ययन करेंगे। और साथ साथ में इन प्राकृतिक संसाधनों का मानव कैसे उपयोग करता है, इन सब चीज का अध्ययन कहां पर करेंगे, भूगोल में करेंगे। तो भूगोल का डेफिनेशन हो जाएगा सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पृथ्वी के स्वरूप और उससे जुड़े प्राकृतिक संसाधन जैसे पर्वत, सागर, मैदान, नदी इत्यादि तथा इन सब के साथ मानव के संबंध, इन सब के साथ मानव कैसे अपना संबंध बनाता है, इन सब चीज का अध्ययन कहलाएगा भूगोल। अब कैसे संबंध बनाता है, जैसे मानव रहने के लिए क्या बनाता है, मानव रहने के लिए अपना घर बनाता है कि नहीं बनाता है ना, जितने भी मानव होते हैं रहने के लिए अपना क्या बनाता है, एक घर बनाता है। ये घर बनाएगा मान लीजिए ईंट का, ईंट कहाँ से आएगा, घर बनाएगा तो ईंट लगेगा, उसमें लोहा लगेगा, सीमेंट लगेगा। अगर हम लोग ध्यान दें, इसमें जो ईंट लग रहा है, ये ईंट कहाँ से आ रहा है, मिट्टी से पकाया जा रहा है। मिट्टी, ये मिट्टी किसका दिया हुआ है, प्राकृतिक स्वरूप है, यानी कि इसका अध्ययन करेंगे भूगोल में। इसी प्रकार से इस घर को बनाने के लिए, सॉरी बच्चों, इस घर को जो है बनाने के लिए क्या करेंगे, इस घर को बनाने के लिए लोहा का प्रयोग करेंगे। इस घर को बनाने के लिए ये लोहा जो है ना, ये लोहा कहाँ से प्राप्त करते हैं, इस लोह खनिज संसाधन को हम जमीन के नीचे से खोद करके निकालते हैं, खनन करके निकालते हैं। तो ये हो गया प्राकृतिक संसाधन, इसका अध्ययन कहाँ करते हैं, यानी कि भूगोल में। और इसका प्रयोग कौन कर रहा है, मानव कर रहा है। तो मानव इसमें संबंध स्थापित करता है, अपना क्या बनाता है, इसके साथ रिलेशन बनाता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं बच्चों, सही से देखो। अब एक अध्ययन क्षेत्र के रूप में भूगोल क्या है, समाकलनात्मक है, आनुभाविक है, व्यवहारिक है। यानी कि भूगोल कैसा विषय है, व्यवहार करने वाला विषय है, आनुभाविक है। भूगोल में ही हम जलवायु को पढ़ते हैं, जलवायु के अंतर्गत जल आ जाता है, पानी, हवा आ जाती है। तो अगर हवा चलती है तो आप महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं, 100% महसूस करते हैं, यानी कि आप अनुभव करते हैं। बारिश बरसती है तो आप महसूस करते हैं, तेज गर्मी पड़ती है तो आप महसूस करते हैं। इन सब का अध्ययन कहां पर करेंगे, ज्योग्राफी में करेंगे। लेकिन इसके साथ आप व्यवहार भी करते हैं। व्यवहार मतलब इसके साथ आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं। अगर तेज गर्मी पड़ती है तो आप क्या करते हैं, 12 बजे 1 बजे दिन में आप बाहर घूमने नहीं जाएंगे, खेलने के लिए नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, आप पंखा लगा करके आराम करेंगे, पढ़ने बैठेंगे, एसी वाले रूम में बैठेंगे, कूलर वाला रूम में बैठेंगे आप आराम से पढ़ने के लिए। जाड़ा है, खूब ठंडी पड़ रही है तो आप हीटर चला देंगे। बाढ़ आ रही है तेज तो आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, मजबूत घर बनाएंगे। तो मानव क्या करेगा, व्यवहार में परिवर्तन करेगा। खूब ठंडी पड़ रही है तो मोटा कपड़ा पहनेंगे, गर्म कपड़े पहनेंगे, सूती पतले वस्त्र को नहीं पहनेंगे, है ना। और साथ में क्या है, ये समाकलनात्मक है, यानी कि इन सब को जोड़ करके पढ़ने वाला विषय है। कैसा है, ये आपका एक संश्लेषित विषय है, जोड़ करके पढ़ने वाला विषय है। इसको बोला गया है समाकलनात्मक। ठीक, यहां तक सब किसी को समझ में आ गया। आगे बात करते हैं बच्चों, नया टॉपिक शुरू हो रहा है आपका स्थिति। क्या, भारत की स्थिति के बारे में जानेंगे। भारत का सिचुएशन कहां पर है, कि कौन सा गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है कि दक्षिणी गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में है कि पश्चिमी गोलार्ध में है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, ये देशांतरीय विस्तार कितना है, ये सब चीजों को यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। चलिए पहले समझ लेते हैं टॉपिक को, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग
अच्छी तरह से पीडीएफ को देखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक छोटा सा रफ मैप बना लेते हैं बच्चों, है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत आपको मजा आने वाला है, सारा कुछ आपको यहाँ पर समझाया जाएगा अच्छी तरह से, ठीक। ध्यान दीजिए इधर, हमने फास्ट में रफ मैप बनाया है, तो ध्यान दीजिए इधर सब कुछ अच्छी तरह से। ये हमारा हो गया भारत, क्या हो गया, ये हमारा इंडिया। इसी का हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसी का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्थिति, इसी का पढ़ने जा रहे हैं सिचुएशन। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने से पहले हम लोग एक और चीज समझते हैं, वो है आपका पृथ्वी यानी कि ग्लोब को समझ लेते हैं। उसके बाद ये काफी काम आने वाला है आपका, ठीक है। तो ये हो गया, मान लीजिए हमारा क्या, पृथ्वी का एक मॉडल यानी कि नमूना, यानी कि इसको बोलेंगे ग्लोब, ठीक। आपने देखा हुआ है ग्लोब, ग्लोब का मॉडल कुछ इस प्रकार से होता है। पृथ्वी हमारा कैसा है, ये हमारा क्या है, गोलाकार है, यानी कि भू आब है, जियोड है, और अपने धुरी में पश्चिम से पूरब ये चक्कर लगाती है। किधर, पश्चिम डायरेक्शन से पूरब डायरेक्शन में चक्कर लगाती है, पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर। तो इन सब चीज को आपको दिखाएंगे हम बार बार, लेकिन ध्यान रखेंगे ऊपर की तरफ हमेशा कौन सी दिशा होती है, हमेशा उत्तर दिशा होती है, ऊपर की तरफ उत्तर दिशा, ठीक। इस बोर्ड का ऊपर की तरफ उत्तर दिशा हो जाएगा, लेकिन अगर नीचे की तरफ बात करेंगे तो ये हो जाएगा दक्षिण दिशा, ठीक। उसके बाद ये होता है आपका पूरब, ये क्या होता है, पूरब होता है, और ये होता है आपका पश्चिम, ये क्या होता है, पश्चिम। तो 4 दिशा आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये हो गया 4, टोटल कितनी दिशाएं होती है, 10 दिशाएं होती है, 4 हो गया। उत्तर और पूर्व के बीच ये दिशा होती है, इसको बोलते हैं उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं इसको, उत्तर पूर्व। समझ में आ रहा है। उत्तर और पश्चिम के बीच जो दिशा होती है इसको बोलते हैं उत्तर पश्चिम। ध्यान रखेंगे, उत्तर को मेन मान लेंगे, उत्तर को क्या मान लेंगे, मुख्य दिशा। तो उत्तर और पूरब को लेकर के उत्तर पूर्व, उत्तर और पश्चिम को लेकर के उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार से ये जो दक्षिण है ना, दक्षिण दिशा को मुख्य मान लेंगे, मेन मान लेंगे, और इसको मेन मुख्य मान करके हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक डायरेक्शन निकालेंगे, इसको बोलेंगे दक्षिण और पूर्व के बीच दक्षिण पूर्व, ठीक, दक्षिण पूर्व। और ये यहां पर आएगा बीच में, तो दक्षिण और पश्चिम के बीच इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। समझ में आया। तो ये आपका हो गया 4 और 4 8 दिशा। एक हो गया आपका ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, यानी कि हमारे सर के ऊपर की तरफ, तो इसको बोलते हैं हम लोग जेनिथ। क्या बोलते हैं इसको, जेनिथ। और एक पैर की तरफ, नीचे की तरफ, जमीन के अंदर घुसेंगे तो नीचे की तरफ जाएगा ना, पाताल, इसको बोलेंगे नादिर। कितने दिशा हो गया, 10 दिशा। उत्तर दक्षिण है ना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। फिर हमने बताया 4 और, उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम, 8 हो गया। एक हो गया ऊपर की तरफ जेनिथ, और एक हो गया नीचे की तरफ नादिर, यानी कि जिसको बोलते हैं पाताल। तो ये 10 डायरेक्शन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अब आइए हम लोग समझते हैं थोड़ा सा ग्लोब को। ये हमारा पृथ्वी है ना, थोड़ा सा और इसको क्या किया जाए, थोड़ा और इसको गोला टाइप का बनाया जाए, है ना। ये हो गया आपका, 1 सेकेंड, देखिए अब ये हमारा हो गया पृथ्वी। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, पृथ्वी हो गया। तो पृथ्वी जो ये जो हमारा भूमि हुआ, यानी कि पूरा का पूरा वर्ल्ड हुआ, इसको 2 बराबर भागों में बांटने वाली एक रेखा जाती है, जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। वैसी रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। ये कहां से कहां तक, इस दिशा को हमने क्या बताया, जल्दी से बताइए। ये पश्चिम दिशा हो गया, और ये हो गया पूरब दिशा। ये क्या हो गया, पूरब दिशा। ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया पश्चिम, इधर हो गया पूरब। और इस रेखा का नाम होगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। समझ में आया। इसको बोलेंगे क्या, लेटीट्यूड, इंग्लिश में बोलेंगे लेटीट्यूड। अच्छा, अब इसके समांतर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग रेखाएं खींचते जाएंगे। कहां तक, तो ये ऊपर क्या हो गया, ये हो गया नॉर्थ, यानी कि उत्तर। अभी आपको मैंने बताया ऊपर की तरफ उत्तर होता है, नीचे की तरफ दक्षिण होता है ना। ये माथा के ऊपर की बात नहीं बोल रहा हूं मैं, इस सतह का बात बोल रहा हूं, ठीक। तो यहां पर अब इस रेखा के समांतर हम क्या करेंगे, इस रेखा के समांतर हम अलग अलग रेखाएं खींचेंगे। इसको बोलेंगे हम लोग क्या, इसको बोलेंगे अक्षांश रेखाएं। इसको कौन सी रेखाएं बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं बोलेंगे, ठीक। इसी प्रकार से आप और खींच सकते हैं, इस प्रकार से, है ना। ये हो गया आपका कौन सी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं, जो किधर से किधर जा रही है, पश्चिम से पूरब की दिशा में जा रही है। तो वैसी रेखाएं जो क्या हो,
जो आपका पूरब से पश्चिम की तरफ, लेकिन ये आपका समानांतर है क्या, इस प्रकार से, यानी कि ऐसे, यानी कि एक दूसरे को काटेगा नहीं, ये ऐसे जा रहा है ना, एक दूसरे का कैसा है, एक दूसरे का समानांतर है, ध्यान रखेंगे, ये काटेगा नहीं, एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेगा, ऐसे मिल जाएगा और गोलाकार यानी कि वृत्ताकार रूप में होगा। अच्छा, यहाँ पर ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि जो बीचों बीच से होकर के जा रही है। तो इसने पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटा, तो इसके ऊपर वाले भाग को बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। समझ में आ रहा है, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। अच्छा, इसके दक्षिणी भाग को बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। आया समझ में, यानी कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी एक गोला है, इस गोला को भूमध्य रेखा ने 2 बराबर भाग में बांट दिया, तो बन गया आधा, यानी अर्धगोला। अर्धगोला मतलब उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध मतलब गोला जो अर्ध गोलार्ध, तो अर्धगोला हो गया, ये हो गया, और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। समझ में आ गया। ये जो हमारा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यहां पर एक रेखा आती है 23.5 डिग्री, यानी कि एक डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस प्रकार से करते करते जाएंगे, यहां पर आपका आएगा 90 डिग्री। कितनी डिग्री, 90 डिग्री, जिसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, याद रहेगा। चलो, तो यहां पर हो गया उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री, इस प्रकार से खींचते खींचते आएंगे, तो यहां पर आएगा 90 डिग्री, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, यानी कि साउथ पोल। ठीक, और ध्यान रखेंगे, जो ध्रुव होता है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीना का दिन और 6 महीना का क्या होता है, रात होता है। याद रहेगा, सबको इन्हें पढ़ा है ना 6 क्लास में, 6 क्लास में भी पढ़े होंगे, 7 क्लास में भी पढ़े होंगे कि ध्रुवों पर 6 महीने की रातें होती है, 6 महीने का दिन होता है। क्यों होता है, क्योंकि ध्रुवों पर सूर्य की रोशनी सही से नहीं पहुंच पाती है, वहां पर टेढ़ी पहुंचती है। जब इस ध्रुव पर सूर्य की रोशनी पहुंचती है तो यहां पर नहीं पहुंचता है, इसलिए यहां पर जब तक पहुंचता है वहां दिन होता है और यहां पर रात होती है। और जब सूरज की किरण यहां पर पहुंचती है तो इस ध्रुव में नहीं पहुंच पाता है, तो यहां पर दिन होता है 6 महीने का और यहां पर रात होने लगती है। ये सारा कारण है। ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश। अब 1 डिग्री, 2 डिग्री करते करते जब हम लोग 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जाएंगे, ये सारे इस रेखा से उत्तर का जितना रेखा होगा ना, सबको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश। इस भूमध्य रेखा से ऊपर के जितने, क्योंकि ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है ना, तो सारा का सारा हो जाएगा उत्तरी अक्षांश, और सब जितना भी नीचे लिखते आएंगे ये सब हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। तो ये हमारा हो जाएगा 23.5 डिग्री, क्या उत्तरी की दक्षिणी, जल्दी से बताइए। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी अक्षांश। और इस रेखा को क्या कहा जाता है बताइए, तो इस रेखा को बोला जाता है कर्क रेखा, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये भारत से होकर के गुजरती है, मालूम है ना, भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सब आपको हमने बताया है और उसका ट्रिक भी आपको बताएंगे ताकि आसानी से याद हो जाएगा आपको। ठीक, तो ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। सॉरी बच्चों, उसके बाद है यहां पर इसको क्या बोलेंगे, कर्क रेखा बोलेंगे। ठीक है, ध्यान रखेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, यहां पर इसी प्रकार से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते जाएंगे ना, तो यहां पर आएगा 23.5 डिग्री। ठीक, 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये दक्षिण में है ना, तो इसको बोलेंगे साउथ लेटीट्यूड, यानी कि दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, चाहे ऐसे हिंदी में लिख दो, दक्षिणी अक्षांश। तो ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं इसको, मकर रेखा, ध्यान रखेंगे। ठीक, ये हो गया। अच्छा, इसी प्रकार से 23.5 डिग्री, 23 डिग्री, 24 डिग्री, 25 डिग्री करते 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 जाएंगे, आप यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर है आपका 66.5 डिग्री। कितना डिग्री, 66.5 डिग्री। क्या हो जाएगा, नॉर्थ है ना, उत्तर है ना, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आर्कटिक वृत्त। इसका नाम क्या देंगे, इसका नाम देंगे आर्कटिक वृत्त, है ना, इसका नाम हो जाएगा आर्कटिक वृत्त। चलो, समझ में आ गया। इसी प्रकार से यहां पर करते करते जाएंगे और यहां पर मिलेगा आपको 66.5 डिग्री। ये कितना डिग्री था आपका, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से ये जो होगा, ये 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। कितना, कौन सा अक्षांश, दक्षिणी यानी कि साउथ। ठीक, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इस रेखा का नाम हो जाएगा अंटार्कटिक वृत्त। ठीक, समझ में आ रहा है ना, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री करते यानी कि जाएंगे और हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री हुआ ना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव। क्या बोलेंगे इसको, उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार से करते करते जाएंगे 90 डिग्री दक्षिण में, तो इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ये हो जाएगा नॉर्थ पोल, ये हो जाएगा साउथ पोल। यहां तक सबको समझ में आया।
बताइए तो फटाफट। यहाँ तक समझ में आ गया ना। अब हम एक नया कंसेप्ट समझाने वाले हैं, बहुत मजेदार कंसेप्ट है, सही से ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर कर्क रेखा समझ, ये सारे अक्षांश को समझ लेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, देशांतर रेखाओं को समझेंगे, ठीक है, देशांतर रेखाओं को। तो सबसे पहला समझिए, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं होती है। तो इस रेखा के इधर कितना हुआ, 90, तो जोड़ दो 90। साथ में इस रेखा के इस 0 डिग्री से नीचे की तरफ कितना हुआ, ये 0 डिग्री है ना, भूमध्य रेखा जिसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन, तो इधर हो गया 90, तो 90 हो गया इधर। अच्छा, ये एक तो 0 डिग्री भी है ना, ये 0 डिग्री, ये भी तो एक रेखा ही है ना, तो ये 0 एक हो गया, यानी इसको जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 90 और 90 180, 180 और 181, यानी कि टोटल अक्षांशों की संख्या कितनी हुई, 181। अक्षांश रेखा नहीं, अक्षांशों की संख्या, 1 डिग्री 2 डिग्री, ये अक्षांश हुआ इस प्रकार से। लेकिन उस बिंदु को लेकर के जब रेखा खींची जाती है उसको बोलते हैं रेखा, अक्षांश रेखा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो 90 डिग्री है ये तो बिंदु है ना, ये रेखा है क्या। बिंदु और रेखा में अंतर होती है कि रेखा क्या होता है, इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, इसमें मोटाई होती है, और बिंदु में ये सारा गुण नहीं पाया जाता है। तो ये जो 90 डिग्री उत्तरी यानी कि 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश यानी कि जो जिसको बोलते हैं दक्षिण उत्तरी ध्रुव, और ये जो दक्षिणी ध्रुव है ये तो पॉइंट के रूप में, बिंदु के रूप में, ये रेखा है क्या, नहीं है ना। अगर पूछेगा कि टोटल अक्षांश कितने हैं, 181, लेकिन अगर हमको पूछेगा कि अक्षांश रेखाएं कितनी है, तो 181 हम लोग 181 से 2 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 179। आया समझ में। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या 179, अक्षांशों की संख्या 181। यहां से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, समझ में आ गया। चलो, ये सारा पॉइंट आपका यहां तक हो गया। अब हम लोग एक नया कंसेप्ट को देखते हैं बच्चों, यहां ध्यान दीजिए। ये जो 0 डिग्री है ना, ये 0 डिग्री और 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध। समझ में आया कुछ। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को लेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, ये भी आ जाएगा, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध। यानी कि यहाँ पर सूर्य की किरणें सालों भर, पूरे वर्ष यहाँ पर सीधी पड़ती है, डायरेक्ट पड़ती है, तो यहाँ पर गर्मी बहुत अधिक पड़ती है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, उष्ण कटिबंध, ये वाला क्षेत्र। 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री जो ये क्षेत्र है, 23.5 से 66.5, इस क्षेत्र का नाम दिया जाता है क्या, इस क्षेत्र का नाम दिया जाता है समशीतोष्ण कटिबंध। क्या, इसको समशीतोष्ण बोलो या फिर इसको शीतोष्ण कटिबंध बोलो। यानी कि यहाँ पर गर्मी भी होगी, ठंडी भी होगी, न तो खूब ज्यादा गर्म न तो खूब ज्यादा ठंड, यहाँ पर क्या होगा, खूब ज्यादा गर्म पड़ेगा, इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध। और ये जो क्षेत्र है और यहाँ पर ये क्षेत्र आ जाएगा, दोनों सेम है, ध्यान रखेंगे, है ना। 23.5 डिग्री से ऊपर में 66, 66.5 और नीचे में 66.5 तक। तो ये जो दोनों क्षेत्र है ना, हरा वाला, ये कहलाएगा कौन सा क्षेत्र, उपोष्ण बोले या इसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। क्या, कौन सा कटिबंध, शीतोष्ण, यानी कि शीत जोड़ उष्ण, शीतोष्ण, है ना, ये नहीं आएगा, शीतोष्ण कटिबंध। यानी कि इसमें ठंड पड़ेगी मीडियम और गर्मी भी मीडियम पड़ेगी, यानी कि दोनों मिला हुआ रूप रहेगा। लेकिन ये जो क्षेत्र है आपका ध्रुव के बगल का क्षेत्र, ध्रुव के बगल वाला जो क्षेत्र है ये आपका, ये है ना, तो यहाँ पर क्या होगी, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और यहाँ पर दक्षिण में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, तो खूब ज़्यादा ठंड पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा क्षेत्र, ये कहलाएगा आपका शीत कटिबंध। यानी कि सबसे खतरनाक ठंड पड़ेगी यहाँ पर ध्रुव वाला क्षेत्र में। अंटार्कटिका ध्रुव क्षेत्र है, वहां पर एक भी आदमी नहीं रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आपका आर्कटिक आता है, रूस का भी कुछ क्षेत्र आता है, साइबेरिया, ये सब में खूब ठंडी पड़ती है। तो ये सबको क्या माना जाता है, ये सबको आपका शीत कटिबंध के अंतर्गत माना जाता है। तो ये आप तीनों कटिबंध आपको अच्छी तरह से याद रह जाएगा। तो चलो, ये इसको हमने किस आधार पर बांटा, तापमान के बाद आधार पर। तापमान यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्म, इसको उष्ण बोला, यहाँ पर नॉर्मल गर्मी नॉर्मल और ठंडी भी नॉर्मल, तो दोनों को मिला करके बोलेंगे शीतोष्ण। और यहाँ पर खूब ज्यादा ठंड, इसलिए इसको बोलेंगे शीत कटिबंध। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किन कौन सी रेखाएं, देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक। चलो, देशांतर रेखाओं के बारे में जानते हैं। देशांतर रेखाएं ध्यान से देखिएगा, ये हमने क्या बताया आपको। यहाँ तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था कि ये जो भूमि के बीचों बीच यानी कि जो धरातल के यानी कि पृथ्वी के बीचों बीच से जो जाने वाली रेखा है, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और ये होता है 0 डिग्री अक्षांश। और ऊपर में हमने कितना बताया, ये है 90 डिग्री, यानी इसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये उत्तरी ध्रुव है ना, इसको हमने बोला उत्तरी ध्रुव। और नीचे में है ये आपका 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव, ठीक। समझ में आया, ये पॉइंट हो गया। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो भी रेखाएं, उत्तरी ध्रुव
और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जितनी भी रेखाएं हैं ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब हो जाएंगे देशांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं, है ना, मिला दो ऐसे करके इस प्रकार से, ये हो जाएगा आपका देशांतर रेखाएं। याद रहेगा आपको? अभी आपको हम दिखाते हैं ग्लोब में, ठीक। ये हो गया देशांतर रेखाएं, ठीक। देशांतर रेखाएं एक बिंदु पर जाकर के मिल रहा है, जबकि जो अक्षांश रेखाएं थी एक दूसरे को काट नहीं रहा था, एक दूसरे से नहीं मिल रहा था वहां पर, और एक दूसरे के समानांतर था वो। ये एक दूसरे के समानांतर नहीं है, ध्यान रखेंगे। जो देशांतर रेखाएं होती है, दो देशांतर रेखाओं के बीच विषुवत रेखा के निकट खूब ज्यादा दूरी है, लेकिन जैसे नीचे नीचे जाएंगे घटता जाएगा, ये दूरी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, तो बिंदु ध्रुव के जाकर के मिल जाती है। इसी प्रकार से इस ग्लोब को देखो सही से, ध्यान से देखो, तो जो ऐसी करके जो रेखाएं, जितनी भी रेखाएं जा रही है ना, यानी कि इस प्रकार से पश्चिम से पूर्व, तो ये सारी की सारी रेखाएं कौन सी है, ये सब के सब अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक। लेकिन ये आपका ध्रुव हो गया, उत्तरी ध्रुव ऊपर वाला जो है ये दिख रहा है आपको उत्तरी ध्रुव, और यहाँ पर है ये आपका दक्षिणी ध्रुव नीचे में, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव पर जितनी भी सारी रेखाएं खींची जाएगी इसको बोलेंगे क्या, देशांतर रेखाएं। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे, देशांतर रेखाएं। और देशांतर रेखाएं एक दूसरे का समानांतर नहीं होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, देशांतर रेखाएं इसको क्या बोलेंगे, ये कैसी रेखाएं, देखो तो ये खड़ा है ना, इस प्रकार से खड़ा है ना, इसको खड़ी रेखाएं बोलते हैं, जबकि जो अक्षांश रेखाएं थी ये सोई हुई थी, है ना, इस प्रकार से हमने बनाया था ऐसे करके, है ना, तो ये कैसा था, सोई हुई थी, तो इसको बोलते हैं लेटी हुई रेखाएं या फिर सोई हुई रेखाएं या पड़ी रेखाएं, ठीक। तो ये आपका हो गया अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ध्यान देंगे, ये जो देशांतर के बारे में हमने बताया, तो जो बीचों बीच से इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से इस प्रकार से मिला रहा है ना, तो ये हो गया आपका 0 डिग्री देशांतर। और 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, और इस डायरेक्शन को हमने क्या बताया था, ये है आपका पूरब और ये है आपका पश्चिम। ये क्या है आपका पश्चिम, तो ये हो गया आपका पूर्वी गोलार्ध और ये हो गया आपका क्या, पश्चिमी गोलार्ध। ये पूर्वी गोलार्ध और ये पश्चिमी गोलार्ध, याद रहेगा। तो भारत का अब हम लोग आकार, भारत के बारे में सब कुछ यहाँ पर देखना शुरू करते हैं, ठीक। चलो देखिए, भारत का स्थिति, भारत कहां पर स्थित है, तो भारत कहां पर स्थित है, ये हो गया आपका 0 डिग्री अक्षांश और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर। तो भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में, इधर से देखेंगे तो पूर्वी और इधर से देखेंगे तो उत्तरी, यानी कि यहां पर भारत स्थित है। समझ में आया, भारत कहां पर स्थित है, यहां पर स्थित है, ठीक। तो भारत का अब बात करते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है ना। अक्षांशीय विस्तार को देख लेते हैं और उसका देशांतरीय विस्तार को देख लेते हैं। तो मैप के जरिए से आप लोग देखने का प्रयास कीजिए, ठीक। ये हो गया आपका भारत, है ना। चलो, ये हमारा भारत कौन से गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। दो तरह से हो जाएगा, है ना। अगर पूरब पश्चिम में बोलेंगे तो पूर्वी गोलार्ध, उत्तर दक्षिण की बात करेंगे तो उत्तरी गोलार्ध में है भारत। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इसका देशांतरीय विस्तार के बारे में। तो ये जो हमारा पृथ्वी है ना, इस प्रकार से है पृथ्वी, ये हो गया 0, तो ये 0 डिग्री जो है ना भारत के नीचे से जाती है, यानी कि दक्षिण से होकर के। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक। हमने ये कर दिया इस प्रकार से। और भारत का ये हो गया मुख्य भूमि, ये क्या हो गया, मुख्य भूमि। और यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर जो है आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, याद है ना। यहाँ पर कितने, कौन से द्वीप समूह, यानी कि कौन सा ये है आपका केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और यहाँ पर भारत का एक द्वीप है जिसको बोलते हैं लक्षद्वीप, ये भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि सबसे साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है ना। ये आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर, याद रखेंगे। तो भारत का जो शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है ना, और अगर द्वीप को देखेंगे तो यहाँ से शुरू हो रहा है। तो अगर आपको पूछेगा कि भारत का ये मुख्य भूमि हो गया, ये क्या हो गया, मुख्य भूमि, तो भारत का मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ से शुरू होती है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होती है, 8 डिग्री 4 मिनट। यानी कि हमने कहा था ना, वहां पर दिखा है ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 23.5 डिग्री, इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं को। तो यहां से जो रेखा जाती है ना, इस रेखा का मान कितना होता है, 8 डिग्री 4 मिनट। और ये क्या है, इस विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से उत्तर में है ना, तो ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है और कहां तक जाती है, तो ये जाती है आपका 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट।
आया समझ में? यहाँ पर ये हो गया आपका। और ध्यान रखेंगे मिनट और सेकंड, इस प्रकार से 1 डिग्री बराबर, याद रखेंगे 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। कितना मिनट? और मिनट को इस प्रकार से दर्शाते हैं। और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। ठीक है, अगर ये किसके लिए काम आता है? ये किसी के सिचुएशन, स्थिति को दिखाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया ये 37 डिग्री 6 मिनट, ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट, और ये हो गया आपका कितना, यहाँ पर जो शुरू होता है 6 डिग्री, याद रखेंगे 6 डिग्री 45 मिनट से। अगर आपको अंडमान निकोबार से पूछेगा तो 6 डिग्री 45 मिनट से ये शुरू होती है। तो ये सारे पॉइंट याद रखेंगे। अगर देशांतर की बात करेंगे तो ये हमारा गुजरात के पास से शुरू होती है, और ये है हमारा कितना, ये है हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 60 मिनट। ये हमारा भारत किसमें था? पूर्वी गोलार्ध में था कि पश्चिमी गोलार्ध में? भारत पूर्वी गोलार्ध में था, तो बोलेंगे पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार से यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश के पास ये जो आपका देशांतर रेखा है, इसका मान कितना है? ये है 97 डिग्री 25 मिनट। कितना मिनट? 25 मिनट। पूर्व होगा कि पश्चिम होगा? पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि पूरब में है ना भारत, और ये सारे उत्तरी अक्षांश हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया सब किसी को? कोई दिक्कत है किसी प्रकार की? नहीं ना। आगे बात करते हैं। भारत की जो लंबाई है कितनी है? तो भारत की लंबाई कहाँ से? लद्दाख से लेकर के, अभी तो ये खत्म हो गया ना जम्मू कश्मीर, इसको तोड़ करके क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर लद्दाख से शुरू होती है, और लद्दाख से लेकर के ये कन्याकुमारी तक, यहाँ तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। भारत की लंबाई क्या है? उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर। इसी प्रकार से यहाँ तक, यानी कि गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, ये जो चौड़ाई है भारत की, ये है 2933 किलोमीटर। याद रहेगा? चलो याद करने का ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। 3214 किलोमीटर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1 सेकंड बच्चों, 3214 किलोमीटर। देखो 3200 मतलब कि 3 2 1 4, यानी कि घटाते हुए लिखना है। 3 से नीचा 2, 2 से नीचा 1, और फिर उसके बाद 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। लास्ट में 4 दे दिए है ना। 3 2 1 4। इसी प्रकार से यहाँ पर 2933, देखिए यहाँ पर 3 और 3, यहाँ पर 3 फिर दिया 33, और 3 को 3 से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, और 3 से फिर कम 1, तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2933। आप कुछ अलग तरीके से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने इस प्रकार से याद करके रखा है। 2933 और 3214, ये हो गया लंबाई और चौड़ाई। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है? बताइए। चलो 32,80,000 जो है क्या है? इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, है ना। इसका क्षेत्रफल की बात करें अगर, इसका जो एरिया है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल निकालेंगे टोटल, तो ये होगा आपका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्या है? इसका क्षेत्रफल है। चलो याद रहेगा। और भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, चंडीगढ़, उसके बाद आपका पुदुचेरी, फिर उसके बाद दादर और नगर हवेली, दमन एवं दीप, इसको मिला दिया गया है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर आ जाएगा लक्षद्वीप, है ना। और उसके बाद कोई बचा आपका? नहीं ना, यानी कि 8 आपका। अच्छा, लद्दाख एक हो गया और एक जम्मू कश्मीर, है ना। चलो आगे बात करते हैं। सारे पॉइंट्स को आप हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ऊपर से देखिए, भारत कहां पर है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में है। ये बात हमने आपको बता दिया, है ना। और अगर पूर्व पश्चिम में बोलेगा तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, ये पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार मैंने दिखाया, कन्याकुमारी से शुरू होती है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कश्मीर लद्दाख में 37 डिग्री 6 मिनट। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन ध्यान रखेंगे, अगर अंडमान निकोबार द्वीप समूह से शुरू होगा तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश को लेंगे। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, और सब में उत्तर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है ना, तो हमारा उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, दक्षिणी अक्षांश नहीं होगा, क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर है, उत्तर की दिशा में है। अगर इसका देशांतरी विस्तार बोलेंगे तो हमने बोला भारत कौन सी गोलार्ध में? पूर्वी गोलार्ध में। तो जो भी देशांतर रेखाएं होंगी उसके साथ पूर्वी देशांतर लगाएंगे। तो कहां से? 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये क्या होती है? यानी कि यहां से शुरू होकर के आपका यहां तक जाती है।
आगे बात करते हैं, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। अगर हम लोग देशांतरीय विस्तार का क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें, तो आपको 30 डिग्री का अंतर आएगा, है ना। यहाँ पर हो गया 97 डिग्री 25 मिनट, यहाँ हो गया 68 डिग्री 7 मिनट। दोनों का अगर अंतर निकालेंगे तो 30 डिग्री आता है मिला जुला करके, है ना। तो 30 डिग्री का अंतर है, यानी कि भारत का यहाँ पर गुजरात वाला क्षेत्र से लेकर के यहाँ पर आपका क्या अरुणाचल प्रदेश, है ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच का जो आपका अंतर आता है देशांतर में कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। और यही कारण है जो हमारे देश के सबसे पूर्वी व सबसे पश्चिमी भागों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर करता है। इसी के कारण भारत के समय में कितना घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। और सूर्य कहां पर पहले उगेगा, पूरब में कौन है हमारा, पूरब में हमारा है अरुणाचल प्रदेश। और हम लोग क्या कहते हैं, जो सूरज उगता है वो पूरब से उगता है, लेकिन सूरज उगता है क्या, नहीं ना, सूरज तो फिक्स है, पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमता हुआ जाता है, इसलिए लगता है कि सूरज पूरब से पश्चिम जा रहा है ना। आप अगर कोई गाड़ी में बैठ करके पीछे देखते हैं तो लगता है कि वो पीछे जा रहा है और हम आगे जा रहे हैं, है ना, इस प्रकार से आपको लगता है कि नहीं, लेकिन वो आदमी फिक्स है इसलिए आपको लग रहा है कि वो पीछे जा रहा है, आप तो गति में है ना। इस प्रकार से यहाँ पर पृथ्वी गति में है और सूरज फिक्स है, तो पृथ्वी जो गति में है, जो मोशन में है, तो हम लोग पश्चिम से पूरब जाते हैं तो हम लोग को लगता है कि सूरज पूरब से पश्चिम जा रहा है, जबकि सूरज फिक्स है। और हम लोग कहाँ से मानते हैं, जापान से मानते हैं कि जापान सूरज के सामने पहले आता दिन में, है ना। सबसे पहले जो सूरज उगता है कहाँ पर, जापान में, यानी कि दिन होती है। तो फिर उसी तरह से आते आते कहाँ पर होगा, पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा, फिर इसी प्रकार से बिहार होता हुआ फिर आपका उत्तर प्रदेश, दिल्ली, फिर आपके इस प्रकार से राजस्थान, गुजरात, है ना, यहाँ पर होगा इस प्रकार से। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले उगेगा और अरुणाचल प्रदेश के लोग पहले सो करके जग जाएंगे। वो लोग जब तक नाश्ता वास्ता करेगा तब ये लोग आराम से मुंह हाथ धोएगा, है ना, ये उठेगा, लाओ खाना लेके आओ, नाश्ता लेके, यानी कि ब्रश करेगा ये लोग, है ना। गुजरात के लोग उस समय उठ करके ब्रश करेगा, तब तक ये लोग नाश्ता वास्ता करके काम में लग जाएगा। 2 घंटे का अंतर होता है स्थानीय समय में, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट कर्क रेखा के बारे में जान लेते हैं ना। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के क्या है, भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है। कर्क रेखा क्या है, भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है। आइए इसको भी हम आपको मैप में दिखा देते हैं ना। इस प्रकार से गुजरात से शुरू होती है कर्क रेखा, और गुजरात से ऐसे करके ये राजस्थान का थोड़ा सा भाग लेता है, फिर मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर के मध्य प्रदेश से जाते जाते आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जाता है, छत्तीसगढ़ से झारखंड, और झारखंड से फिर आपका ये पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल से आपका ये आपका त्रिपुरा, फिर त्रिपुरा के बाद आपका हो जाता है मिजोरम। दिखाई पड़ रहा है ये, है ना, दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसे करके जाती है ना। ये है आपका कर्क रेखा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री क्या, उत्तरी की दक्षिणी, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, यानी कि उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। कितने राज्यों से होकर के, 8 राज्यों से होकर के। कौन कौन सा, तो हो जाएगा पहला नंबर का गुजरात, दूसरा नंबर का राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा, और 8वां मिजोरम, है ना। ये हो गया 8। इसका ट्रिक भी है, क्या ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, है ना। इसका ट्रिक भी अभी चलो यहाँ पर लिखा दिए हैं आप लोग को, वहां से याद कर लेना है। आओ देख लेते हैं इसके बारे में हमने क्या लिखा है। कर्क रेखा कितना डिग्री को कर्क रेखा बोलते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, है ना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है, बीचों बीच से होकर के जाती है, और दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत को बांटती है इस प्रकार से, है ना। बीचों बीच से होकर के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कितने राज्यों से, 8, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और फिर आपका मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए, है ना। और इसका ट्रिक कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का तरीका है आपका, ट्रिक है आपका मित्र पर गमछा झाड़। 11th का कोई भी एग्जाम होगा वहां पर आपको एक राज्य पूछ लेता है, इनमें से किस राज्य से होकर के जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बार बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, बार बार आता है। या फिर कर्क रेखा का मान होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इस प्रकार से क्वेश्चन दे देगा आपको। ठीक, तो याद रखेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार, है ना, मित्र पर गमछा झार। यहां पर कैसे लिखेंगे, अगर लिखने का प्रयास करेंगे आप लोग तो इस प्रकार से हो जाएगा, मित्र पर गमछा झार, है ना, ये हो जाएगा। तो मी से हो जाएगा मिजोरम, त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, र से हो जाएगा राजस्थान, गौ से हो जाएगा गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड रहेगा, याद रहेगा। मी से मिजोरम एक हो गया, दूसरा हो गया त्रिपुरा, तीसरा हो गया पश्चिम बंगाल, चौथा हो जाएगा राजस्थान, पांचवा हो जाएगा गुजरात, छठा हो जाएगा मध्य प्रदेश, सातवां हो जाएगा छत्तीसगढ़, आठवां हो जाएगा झारखंड।
लेकिन ये क्रम जो है, ये क्रम ये सही से नहीं है, एक तरफ से नहीं है। और वो जो हमने क्रम लिख करके दिया है आपको एक तरफ से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, वो एक तरफ से था आपका। ध्यान रहेगा, ये सारा चीज आपको याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यहां तक किसी प्रकार की समस्या आप लोग को तो नहीं आ रही है? बताइए बच्चों, सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर, सब कुछ याद है ना? चलो बहुत अच्छा। नो समस्या, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। तो इसके बारे में ये हमने ट्रिक दिख लिया। अब हम लोग कर्क रेखा के बारे में और सारा चीज देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर भाग में, एक उत्तरी भारत और एक दक्षिणी भारत। तो उत्तरी भारत यानी कि कर्क रेखा के बारे में हमने क्या बताया? ये हो गया 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, और ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यानी कि ये हो गया आपका कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो हमने क्या बोला? ये आपका जो भूमध्य रेखा है और जो कर्क रेखा है, इसके बीच का क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं आपका, यानी कि 0 डिग्री से लेकर के ऊपर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और नीचे में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको बोलते हैं मकर रेखा। इस पूरे के पूरे क्षेत्र का नाम हमने क्या दिया था? इस क्षेत्र का नाम दिया था उष्णकटिबंध, है ना। इसको क्या बोला था? उष्णकटिबंध, हीट जोन, है ना, इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? ये आपका उष्णकटिबंध हो गया, जबकि आपका आधा भारत यहाँ पर आ गया नीचे और आधा भारत जो है ऊपर में आ गया। बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये सब क्षेत्र ऊपर आ गया। तो यहाँ पर क्या पाया जाएगा? तो हमने कहा आपको कर्क रेखा यानी कि 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को बोलते हैं क्या? शीतोष्ण कटिबंध। तो उत्तरी भारत आ गया शीतोष्ण कटिबंध में, जबकि दक्षिणी भारत आ गया उष्ण कटिबंध में, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है कि कर्क रेखा से दक्षिण का हिस्सा क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है, जबकि उत्तरी हिस्सा क्या कहलाता है? उत्तरी हिस्सा कहलाता है उपोष्ण कटिबंध, या फिर इसको बोलते हैं समशीतोष्ण कटिबंध, या इसी को बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध, शीत प्लस उष्ण, है ना। तो ये आपका पॉइंट हो गया। चलो भारत के बारे में और कुछ जान लेते हैं। याद रखिए, यहां पर ध्यान दीजिए, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, है ना। भारत के 4 बिंदु को अच्छी तरह से आपको याद रखना है ना। चलो यहाँ पर ध्यान दो, है ना। हम लोग मैप बना के रखा था, तो इस प्रकार से बनाया था उस टाइम पर। तो यहाँ पर अगर अलग अलग पॉइंट को देखेंगे तो भारत का सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है ना, सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर पड़ता है? वो पड़ता है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, है ना। ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर सबसे जो यहाँ पर बिंदु है, इसको बोलते हैं आपका क्या? इंदिरा पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अच्छा, अगर मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलेगा, सबसे मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ पर हो जाएगा कन्याकुमारी में। कहाँ पर? कन्याकुमारी, जो तमिलनाडु में, और इसको बोलते हैं केप कोमोरिन। क्या बोलते हैं इसको? केप कोमोरिन। तो पहला हमारा हो गया सबसे दक्षिणतम बिंदु। सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या हो गया? इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, है ना, इंदिरा पॉइंट। फिर हमने बोला कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, इसको क्या कहा हमने? इसको हमने कहा केप कोमोरिन। इसी प्रकार से सबसे उत्तरतम बिंदु यहाँ पर होगा लद्दाख में, है ना, और इसका नाम है क्या? इसका नाम है इंदिरा कोल। याद रहेगा, इसका नाम क्या है? बहुत बार पूछा जाता है आपको, तो याद रख लेंगे अच्छी तरह से, इंदिरा कोल। इसी प्रकार से ये हमारा गुजरात का जो सबसे पूर्वतम बिंदु जो होगा ना गुजरात का, यहाँ पर, तो ये इसका नाम क्या है? इसका नाम है गौहर मोती। क्या नाम है इसका? गौहर मोती। या फिर इसी को क्या कहा जाता है? इसी को सर क्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर क्रिक। ये हो गया आपका, ठीक। क्योंकि ये रेखा का निर्धारण किया था सर क्रिक नामक एक अंग्रेज ने, उसी के नाम पर इस पॉइंट को रखा गया है। इसी प्रकार से आपका अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र आ जाएगा, और यहाँ पर आता है सबसे पूर्वोत्तम बिंदु, और इस बिंदु का मान कितना होता है? 97 डिग्री 25 मिनट। बताया ना आपको, पूर्वी देशांतर। तो इसका मान होता है, इसका नाम क्या दिया गया है? इस पॉइंट के यहाँ पर जो बिंदु है, इसका नाम दिया गया है किबिथु। क्या नाम दिया गया है? किबिथु, है ना, याद रहेगा, किबिथु। तो ये 5 पॉइंट हो गए। सबसे दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम केप कोमोरिन, सबसे उत्तरतम इंदिरा कोल, सबसे पश्चिमतम सर क्रिक, या फिर इसी को बोलते हैं क्या? गौहर मोती, और इसके बाद सबसे पूर्वोत्तम इसको बोलेंगे किबिथु, ठीक। चलो सारे आप सब किसी को अच्छी तरह से देख लो फटाफट। यहाँ पर देखो, सारा चीज हमने यहाँ पर लिख करके रखा है आपको। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि कहां पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। इसकी राजधानी कहां पर है? पोर्ट ब्लेयर। सबसे उत्तरतम बिंदु कहां पर है? इंदिरा कोल, जो लद्दाख में है, इंदिरा कोल इसका नाम है। सबसे पश्चिमतम बिंदु कहां पर है? गुजरात में है। इसका नाम क्या बताया? सर क्रिक, या फिर इसी को गौहर मोती बोला जाता है।
सबसे पूर्वोत्तम बिंदु क्या है? सबसे पूर्वोत्तम बिंदु अरुणाचल प्रदेश में, इसका नाम है आपका किबिथु। क्या नाम है? किबिथु। याद रहेगा। अगर हमको पूछेगा कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो है आपका केप कोमोरिन। क्या बच्चों? केप कोमोरिन। तो यहां तक सारा कुछ समझ में आया? आज का सारा सेशन, ये जितना भी चीज आपको पढ़ाया गया, सब कुछ समझ में आया? बताइए तो फटाफट। किसी प्रकार की समस्या यहां तक है आप लोग को? नहीं ना? बताइए फटाफट। गुड इवनिंग सर जी, बहुत अच्छा। गुड इवनिंग सब किसी को गुड इवनिंग। चलिए बताइए, कहीं पर किसी प्रकार की समस्या आप लोग को तो नहीं है ना? आज का सेशन क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे बच्चों, है ना? पहला क्लास था आपका, हम लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे, अगर हो सकता है तो थर्ड पार्ट में भी, यानी कि इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे जो आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि 11वीं क्लास की फुल्ली रूप से अच्छी तरह से आपको तैयारी कराया जाएगा। किसी प्रकार की आपको टेंशन नहीं लेना है। और सारे अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को, और जो भी बच्चे अभी 12th क्लास में हैं, उन लोग को क्या करना है, अपने भाई बहन जो भी उसका है दोस्त यार 11वीं क्लास में इस बार मैट्रिक किया है, उसको जोड़ना है इससे, है ना? उसको शेयर कर देना है और यहाँ से आसानी से उसकी तैयारी सब कुछ हो जाएगा। बहुत बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर पढ़ते रहिए अच्छी तरह से, है ना? अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, है ना?